बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का मयंक सर एक बार आप सभी से फिर से मिलने के लिए आ गया हूँ और आगे लेक्चर को लेके आ गया हूँ। जैसा कि क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हम ये क्लास अटेंड करा रहे हैं और 11th क्लास वाले बच्चों के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर चल रहा था। लगभग 8 लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और ये हमारा 9th लेक्चर है। और इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपके यूजेस ऑफ डायमेंशन के। जैसे कि मैंने पहले भी ऑलरेडी बता रखा है कि डायमेंशन के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। तो डायमेंशन के बेसिकली 3 इस्तेमाल होते हैं, यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन होता है। ठीक है भाई। अच्छा, इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करना होता है, यूनिट का कन्वर्जन होता है, और तीसरा मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा होता है टू डिराइव द न्यू एक्सप्रेशन, किसी नए एक्सप्रेशन को डिराइव करना। क्योंकि इसमें क्या है कि वो क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा जाता है। इसमें करना क्या है कि एक बड़ा सा स्टेटमेंट आपको मिलेगा और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको उसके हिसाब से एक नया एक्सप्रेशन डिराइव करना है। क्वेश्चन बड़ा होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। लगभग हम लोग कई सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और बहुत समय मैं आपका ख़राब नहीं करता, मुद्दे की बात पे पहले आ जाता हूँ। तो देखिए क्या है, सवाल हमारे पास ये है और तरीका बताऊंगा आराम से। पहला वीडियो पड़ेगा, मतलब इस टॉपिक का पहला है क्वेश्चन, तो हो सकता है यहाँ पर टाइम लगे, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में टाइम आपको नहीं लगेगा। सारा खेल डायमेंशन का ही है। ठीक है, तो यहाँ सवाल ये कह रहा है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पर तुमसे जो बात की जा रही है, तुमसे बात कही जा रही है कि आपके पास कोई एक सिंपल सा पेंडुलम है, यानी कि जो घड़ियों में हमारे लगा होता है, ये सिंपल सा हमारा पेंडुलम है जिसका बॉब का मास हमारा m है, लंबाई हमारी l है। उसके बाद कह रहे हैं कि पेंडुलम को किया जा रहा है ये, यानी पेंडुलम को मैंने ऑसिलेट कराया, मैंने यहाँ पर ऑसिलेट किया और लगातार पेंडुलम क्या करना शुरू करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब क्या करना है, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखा है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि कितना समय देर लगेगा। तो यहाँ देखिए हमें करना क्या है, फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमें उन बातों पर ध्यान रखना होता है कि किस पर कौन सी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। टुकड़ों में करते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं होते, आसान सवाल होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। बात हो रही है सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। देखो भाई क्या बात कर रहे हैं, टाइम, यानी टाइम डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला मास m ऑफ द बॉब, यानी टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई ये हो गया। दूसरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई यानी कि l पर भी डिपेंड कर रहा है, मैंने ये भी कर दिया। तीसरा क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल g पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी यहाँ पर वो 3 क्वांटिटी हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी है भाई, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। डिराइव द एक्सप्रेशन, मुझे ये डिराइव करना है। सवाल पढ़ करके मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसके आगे मेरे साथ यहाँ देखो। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ करके देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है और वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। पढ़ने के बाद पता लगा कि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद क्या होता है, तरीका होता है, सुनिएगा समझिएगा। इन सब की पावर कुछ ना कुछ तो हो ही सकती है। तो मैंने कहा इसकी पावर ए हो गई, इसकी पावर बी हो गई, इसकी पावर सी हो गई, मैंने पावर ए बी सी लिख दिया। अगर और कुछ होता तो मैं आगे और लिख सकता था। अब आप जानते हैं कि जब ये साइन हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो एक कांस्टेंट आता है के। तो मैंने कहा टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के कर दिया, यहाँ पर मैंने एम की पावर ए कर दिया, एल की पावर बी कर दिया और जी की पावर सी कर दिया। दिखाई पड़ रहा है भाई, ठीक है। के क्या है यहाँ पर, के हमारा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अगर के बारे में बात करेंगे तो के क्या है हमारा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है। अब देखो करना क्या है, मुझे सबका डायमेंशन रख देना है और आपस में कंपेयर कर देना है। टी का मतलब है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की पावर यानी 1 करेंगे। ये बताओ क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बताना, m0 L0 t की पावर 1,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ नहीं। भाई टी के वैल्यू तो 1 है, ठीक है, लेकिन क्या एम और जीरो एल की बात करते 0 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो बराबर हमारा कांस्टेंट कोई के लगा होगा, लगा रहने दो। एम एम का मतलब क्या है? मास। एम किया, पावर क्या हो गई? ए। एल की बात करेंगे लंबाई, तो लंबाई हमारी क्या हो गई है? एल हो गई है। पावर क्या हो गया? बी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस का 2। भैया याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 8वां लेक्चर पढ़ रहे हो, ऑलरेडी 7 लेक्चर पढ़े होने चाहिए। नहीं पढ़े हो तो पिछले प्लेलिस्ट में जाओ, दोबारा पहला दूसरा तीसरा लाइन से आओ, फिर आगे बात होगी। सोचो कि डायरेक्टली यहाँ आ जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल देखिए, तो मैंने सबका यहाँ पर ए बी सी लिख दिया। अब मुझे ए बी सी को आपस में कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालोगे, काम खत्म। चलो देखो, एक लाइन आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने कहा यहाँ m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। मैंने कहा कि यहाँ m की पावर क्या हो गई? चलो भाई, m की पावर यहाँ पर a है, बात समझ में। l बताना l की पावर क्या हो जाएगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अंदर भी लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा m की पावर a हो गई। चलो अब l बताओ। देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ l की पावर b है। चलो मैं एक बार बेसिक पहली बार करा रहा हूँ, उससे ध्यान दो। इसका तो l की पावर मैंने यहाँ पर b लिखा ही हुआ। इसका बताओ क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसको l की पावर c लिख सकता हूँ और t की पावर -2c लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई यहाँ पे है, मल्टीप्लाई हो गया, और जैसे मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारा खेल आगे बढ़ गया। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। देखिएगा भाई, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 के। यहाँ पर इसके अलावा कहीं और m है? नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? l देखो, l की पावर b है, l की पावर c है, तो बताओ क्या हो सकता है? क्या l की पावर b प्लस c नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। और यहाँ अगर बात किया जाए तो क्या t के पावर -2c नहीं लिखा जा सकता? डेफिनेटली लिखा जा सकता है। अब मेरा एक स्टेप पूरा हो गया, अगले स्टेप पे जाना है। मुझे कुल मिलाकर a, b और c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कंपेयर करेंगे। देखिए, अगर कंपेयर किया जाए, ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयरिंग कर दिया जाए तो देखो, m की पावर 0, m की पावर a, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? 0। l की पावर 0 है और l की पावर क्या है? b प्लस c। यानी मैं बात करूंगा b प्लस c बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ t की पावर 1 है और t की पावर यहाँ क्या है? -2c है, तो t की पावर क्या हो गया? यानी अगर मैं बात करूँ, ये -2c बराबर 1 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है, निकाल करके वापस यहाँ रखनी है, और हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। एक बात बताओ, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो -2c बराबर 1 होगा, तो क्या c बराबर माइनस का 1/2 नहीं हो सकता? डेफिनेटली c को यहाँ छोड़ दो, ये नीचे आएगा, c बराबर 1। और अगर यहाँ से बात करें तो b प्लस c बराबर 0 है, तो क्या b बराबर c नहीं हो सकता है क्या भाई? डेफिनेटली b बराबर c, क्या नहीं? b बराबर जब उधर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा, तो b बराबर -c हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू को उठाकर अगर आपने यहाँ रख दिया, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? b बराबर 1/2 हो जाएगी, और ये तो हमारा 0 है। इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि a बराबर 0 निकल के आ गया, b बराबर 1/2 निकल के आ गया, और c बराबर -1/2 निकल के आ गया। तीनों वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। बात समझ में आ रही है? मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ ताकि नीचे लिखने में दिखाई कम देता है, ठीक है। चलो अभी इसको अगले क्वेश्चन में रफ करेंगे। फिलहाल a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इन सबको उठाओ, ये उठा करके यहाँ पे लाके रख दो। जैसे लाके रखोगे, बताओ क्या होगा? अगर मैं बात करूँ, t बराबर कोई कांस्टेंट के बना है, बताओ m लिखा है, m की पावर क्या है? a, और a की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है। बात समझ में आ रही है? फिर क्या लिखा है? l, और l की पावर क्या लिखी हुई है? b, और b का मान कितना आया है? 1/2। क्या l की जगह पे 1/2 लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है? g, और g की पावर क्या है? c, और c की वैल्यू क्या है? -1/2। यानी g क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1/2 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बेहतर।
अब किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, खेल खत्म हो गया। ये माइनस में है, नीचे लेके आ जाओ। तो मैं लिखूंगा टी बराबर कोई कांस्टेंट के है, ये तुम्हारा 1 हो गया, तो एल बाई क्या हो गया, एल बाई जी हो गया। यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, और आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। इसका मतलब टी बराबर, अगर मैं के की बात करूँ तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एल बाई जी हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जब पता किया गया, ऑब्जर्वेशन की गई, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर के का वैल्यू 2 पाई आ रहा था, और के का वैल्यू जब 2 पाई आ जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव हो गया। समझ में आ रही है? हो सकता है इस सवाल में टाइम लगा हो, लेकिन स्टेप बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन पढ़ा, किसके बारे में बात हो रही है, किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, मैंने वो लिख दिया। ए बी सी मैंने लिख दिया, सबका डायमेंशन लिख दिया। उसके बाद मैंने ए बी सी की क्या कर ली, वैल्यू निकाल ली, और जैसे ही वैल्यू निकल के आ गई वापस से यहाँ रख कर के निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अगले सवाल पे आता हूँ। क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया भाई, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा, और उसी के बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत समय नहीं खराब करूँगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, और देखिए क्या होता है। कहानी वही है, द वेलोसिटी वी। ध्यान दीजिए, जैसे मैं सवाल पढ़ता हूँ वैसे ही पढ़िएगा। क्या लिखा है, द वेलोसिटी वी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा। सबसे पहले बोल रहा है कि जो वेलोसिटी वी है, देखो कैसे करना है, जो वेलोसिटी वी है वो डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वाटर वेव यानी कि लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, यानी डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। तीसरा, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी पर भी डिपेंड कर रही है। अब निकालना, बस काम खत्म, पैसा हजम। ये देखिए फटाफट, यानी v की बात कर रहे थे, v डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ के ऊपर, डिपेंड कर रहा है डेंसिटी के ऊपर, डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर कर रहा है। कहानी वही है, डिपेंड वाला देख लिया हमने क्या हो रहा है। उसके बाद अगर बात करूं तो a, b और c लिख दिया। अब यहाँ पे ये हटेगा तो v बराबर कोई कांस्टेंट k आ गया, लैम्डा की पावर a हो गई, रो की पावर b हो गई, और g की पावर c हो गई। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि अगर हम बताएं तो इन सब का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस का 1। अगर एल टी माइनस 1 है, क्या मैं यहाँ पर m0 लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। m यहाँ पे 1 कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए कि हमारा कांस्टेंट k बना रहेगा। वेवलेंथ, वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो वेवलेंथ आपके मीटर में अगर नापी जाती है तो ये हो जाएगा एल की पावर हो जाएगा वेव। डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन मेरे ही लेक्चर में अपलोड है, पिछला आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेंसिटी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस का 3, एम एल माइनस का 3 ये पावर हो गई बी, और जी मैंने अभी आपको कराया ही, जी आपका एल टी माइनस 2 होता है, पावर हो जाएगा सी। देखो वही चीज़ कर रही है, क्या डिपेंड कर रहा है वो देखा, फॉर्मूला लिख दिया, ए बी सी मैंने लिख दिया, और इन सब का डायमेंशन लिख दिया। अब मुझे 2 से 3 स्टेप और आगे बढ़ने हैं, और डायमेंशन यानी ए बी सी को कंपेयर करके निकालना है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, t की वैल्यू -1 बराबर कोई कांस्टेंट के है। देख के बताना क्या दिख रहा है, एक बार मैं कोशिश करूँ, प्रयास करूँ, बताओ। कहीं पर देखो, कहीं पर m दिख रहा है, हाँ सर ये m दिख रहा है। m की पावर क्या है, m की पावर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर भैया m की पावर आ जाएगा b, m की पावर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। l देखो क्या होने वाला है, l की पावर यहाँ पर a होगा, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, l की पावर माइनस का 3b हो जाएगा, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और अगर t की पावर करते हैं तो t की पावर माइनस का 2c तो है। ये लाइन समझ में आनी चाहिए। मैं एक लाइन खा गया हूँ, और खा गया, और देखो क्या किया मैंने एक ही बार में किया। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। एल की पावर 1 था,
एल की पावर -3 बी था और एल की पावर सी था, तीनों को मैंने लिख दिया भाई, यहाँ से ए लिख दिया, यहाँ से -3 बी, यहाँ से सी लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, कंपेयर कर देना है। जैसे कंपेयर करोगे, यानी ये देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कंपेयरिंग की, जैसे मैं कंपेयर कर दूंगा, बताना m की पावर 0 m की पावर b, इसका मतलब b का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, b का मान निकल कर आ गया पहले ही क्या, 0। l का देखो, यहाँ l की वैल्यू 1 है और यहाँ l की वैल्यू क्या है, a -3b + c, यानी a -3b + c बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अभी आगे देखेंगे इसका क्या करते हैं। यहाँ t की पावर -1 है, t की पावर -2c है, यानी -1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि -2c बराबर है -1। a b c निकालना है, b निकल गया, c देखो, c तुरंत आ जाएगा, माइनस माइनस घूमने चले गए, c की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखो c की वैल्यू 1/2 आ गई, बोलो हाँ या नहीं। अब क्या करना है, यहाँ रखना है, c की वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, a -3 × 0 हो जाएगा, प्लस का 1/2 बराबर क्या हो गया, 1। ये हमारा 0 आ जाएगा और एक में से आधा जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी क्या आएगी, a की वैल्यू भी आएगी 1/2। यानी अब हम जान गए हैं कि a की वैल्यू 1/2 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है, c की वैल्यू 1/2 आ रही है। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको उठाना है और वहाँ पे रख देना है। जैसे ही रखोगे आंसर तुम्हारे सामने तड़कता भड़कता वो चला आएगा। ये रखो, बताओ क्या होगा, सर v बराबर k लैम्डा की पावर a है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/2। उसके बाद है रो की पावर है b और b की वैल्यू क्या है, 0 है। चलो g की पावर c है, इसका मतलब g की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। किसी भी वेरिएबल की पावर 0, आंसर 1। इसका मतलब हो गया v बराबर लैम्डा और g हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। यही इसका आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पढ़ाई करो वरना बहुत पीटे जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ध्यान दो, फिलहाल तो समझिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं और अगले सवाल कराते हैं, ठीक है। आपने पिछले सवाल कर चुके हैं और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल भी बड़ा ही आसान है, स्कूल में टेस्ट होता है तो टीचर देते हैं, इवन मैं भी देता हूँ। और अगर ये वीडियो मेरे स्कूल के बच्चों तक पहुँच रहा है तो ध्यान रखिए, सवाल तो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, सवाल बड़ा अच्छा सा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ बात हो रही है फोर्स F की, F के बारे में बात हो रही है। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, यानी m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मूविंग विद अ वेलोसिटी v के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, सर्कल जिसका रेडियस r है। तो कहानी वही है, बड़ी आसान है। F के बारे में बात हो रही है और F डिपेंड कर रहा है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। पावर हो गई a, b और c। फटाफट देखिए कर देंगे, k m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। क्या करना है, सबका डायमेंशन रखना है। फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, mlt माइनस का 2 बराबर k। m के बारे में बात करेंगे तो m का डायमेंशन m ही होगा, पावर a। v का मतलब वेलोसिटी lt माइनस 1 पावर b। रेडियस r, लंबाई किस में नापी जा रही है, l में ही नापी जा रही है, पावर c। थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे, देखिए भाई, mlt माइनस का 2 बराबर, देखो भाई k तो रहेगा, m कहीं और है, नहीं है, तो नहीं है तो रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलो a हो गया, यहाँ 1 और 1 तो है ही है। l देखिए एक बार में, l की पावर b है, l की पावर c है, तो l की पावर क्या हो जाएगी, b प्लस c हो जाएगी। और t की बात करें तो t हो जाएगा माइनस का b। बताओ कोई दिक्कत है क्या, मुझे नहीं लगता आना चाहिए। l की पावर है, l की पावर तुम्हारा यहाँ से b हो गया, यहाँ से b प्लस c और इसे हो गया। आगे बढ़ना है, कंपेयर कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं बात करता हूँ ऑन कंपेयरिंग, यहाँ अगर देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई है। क्या आ गई है भाई, ये देखो दिखाई पड़ा।
एल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर है यानी बी प्लस सी बराबर 1 आ गया है। और अगर उसकी बात करें तो माइनस बी बराबर यहाँ पर माइनस का 2 आ गया है। भाई देख लो, -2 -b, माइनस माइनस गए मोमोज खाने, तो b बराबर क्या हो गया 2 आ गया। तो b बराबर तुम्हारा 2 आ गया, a बराबर 1 आ गया, और c निकालना था तो b का मान यहाँ रख देंगे, c अपने आप निकल के आएगा। तो c बराबर हो गया 1 माइनस b। इस भाई को पकड़ के यहाँ ले आओ, c बराबर हो गया 1 माइनस b, और यहाँ से पकड़ कर यहाँ ले आइए तो c बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2, और आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो c बराबर क्या निकल के आ गया माइनस का 1। क्या मैंने सही किया? जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही किया। अब a b और c की वैल्यू आ गई है, उठाकर जाकर रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। यानी कि f बराबर मैंने कहा k है। अब देखो m की पावर क्या है a, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 रहने दो। उसके बाद v के बारे में बात करेंगे, b है और b का कितना आया है 2, यानी v के बारे में बात करेंगे v2 आ गया, रहने दीजिए। और r के बारे में c, यानी r की वैल्यू आई है माइनस का 1। माइनस ऊपर है, अच्छा नहीं लगता, नीचे लेके आओ, आप समझ गया वो सब हो जाएगा। देखो भाई k की वैल्यू यहाँ पर सवाल में दी गई है 1, तो k का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा mv²/r। यही हमारे पास फॉर्मूला आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, F बराबर mv²/r। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? बताइए भाई, आ रही है? चलो ठीक है, तो लगातार जुड़े रहना है। और इस हिसाब से मैं आज के लेटेस्ट और करंट सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। लगातार सवाल आपको करने हैं, और बीच बीच में मैं इनके क्वेश्चंस की लिस्ट आपको भेज दूंगा, ठीक है। मैं टैग भी कर दूंगा, साथ में लगा भी दूंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैंने करा दिए हैं लगातार। ये हमारा 8वां या 9वां लेक्चर जाने वाला है इस चैप्टर का। तो उसके अलावा मैं लगातार इसके कम से कम 30-40 सवाल आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, करिएगा, जो ना समझ में आए उससे पूछिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहें, ठीक है। बाय बाय।